रास्ते के दोनों अतराफ कांटेदार खुश्क झाड़ियां थीं। खुश्क झाड़ियां खत्म हुई तो इन्हें हिरनों का गोल दिखाई दिया। फासला ज्यादा होने की वजह से वो फायर न कर सके। जीप को देखकर हिरनों ने तेज भागना शुरू कर दिया और नजदीकी टेला क्रॉस करके दूसरी तरफ को निकल गए। अब वो उनकी नजरों से ओझल हो गए। ओह शट! शमून ने राइफल का दस्ता जीप के दरवाजे पर दे मारा। अभी दूर दूर तक इन्हें कोई शिकार दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक इंतहाई खूबसूरत तितली कहीं से उड़ती हुई आई और उनकी जीप के ऊपर उड़ने लगी। शमून के दोस्त ने मुस्कुराते हुए तितली की तरफ देखा। शमून, देखो किस कदर खूबसूरत तितली है। सहरा में तितली कितनी प्यारी लग रही है। ये गैर मामूली बात है, यहाँ पर तो फूल भी नहीं है। उसने उसको पकड़ने के लिए हाथ ऊपर किया तो वो जेब के सामने उड़ने लगी। शमून ने तिरछी नजर से अपने दोस्त की तरफ देखा। हम यहाँ तितलियां पकड़ने नहीं आए, शिकार करने आए हैं। ड्राइविंग सीट पर बैठा हवा दोस्त ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लगा। हमें इस काके को साथ ही नहीं लाना चाहिए था। बकवास मत करो। पिछली सीट पर बैठा हवा दोस्त गुस्से से बुड़बुड़ाया। इन तीनों को इल्म ही ना हुआ वो तितली एक ही साथ में खूबसूरत गज़ाल का रूप धार गई। शमून ने खुशी से नारा लगाया, वो देखो, लगता है कि वो हिरन अपने गोल से बिछड़ गया होगा। शमून ने बड़ी महारत से हिरन पर फायर किया। ना जाने कैसे निशाना खता हो गया और हिरन तेज भागता रहा। शमून के दोस्त ने भी इस पर फायर किया मगर निशाना बार बार खता होता रहा। कुछ सोचे समझे बगैर वो इस वज़ाल के पीछे दौड़ते रहे। हिरन पेचदार रास्तों से दौड़ता हुआ सहरा के खतरनाक तरीन हिस्से तक पहुंच गया। इस बार शमून की राइफल का फायर वज़ाल के पीठ में जाके लगा और वो फड़क कर गिर गया। उन्होंने जीप रोकी और खुशी से उछलते हुए जीप से उतरे। अक्टूबर का महीना था मगर सूरज इस तरह दहक रहा था जैसे जून या जुलाई का महीना हो। धूप में चमकती रेत हरारत दे रही थी। शमून जून ही हिरन के करीब गया। हिरन का जिस्म हवा में तहलील होके इस तितली का रूप धार गया जो इन्हें थोड़ी देर पहले दिखाई दे रही थी। तीनों इस तहीरामेज मंजर पर हवास बाफ्ता तितली की तरफ देखने लगे जो अपनी खूबसूरती और मासूमियत में कोई भयानक राज छुपाए हुए थी, जिसके नाजुक परों के पीछे रूह फरसा हकीकत थी। तितली हवा में एक जगह साकत हो गई और फिर वशा के रूप में बदल गई। सनसनाहट की एक लहर तीनों के वजूद से गुजर गई। वो सरतापा काम के रह गए। माहौल की जादूगिरी ने खौफ व हरास फैला दिया था। वशा के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। शमून को अपने गर्द मौत की सरसराहटें महसूस होने लगी। शमून ने हौसले का लंबा सांस खींचा और वशा के करीब गया। वशा, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे कि ये सब क्या हो रहा है, मगर मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। शमून के मुंह से ये अल्फाज अदा ही हुए थे कि वशा के चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए। इसकी आंखों से गुस्से के शोले लपकने लगे। चेहरे पर अकड़ाव सा आ गया। वो मुंह खोल कर चीखी तो उसके सामने के दो दांत लंबे हो गए। इसके बाजुओं की जगह पर उन्हें ले ली। वो खूबसूरत बल्ला शमून की तरफ बढ़ी। इसकी जैसे जान निकल गई। शमून भागने की नाकाम कोशिश करने लगा। इसकी आसाबी ताकत किसी खौफ के दबाव से खत्म हो गई। वो खूबसूरत बल्ला एक झटके से शमून की तरफ बढ़ी और इसकी गर्दन पर अपने खूनखार दांत पेवस्त कर दिए। शमून की चीखें सहरा के सुनाई में गूंजने लगे। इसके दोनों दोस्त अपनी बेजान सी टांगों को घसीटते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस खूबसूरत बल्ला ने उन दोनों को भी निशाना बना लिया। वो तीनों गर्म रेत पर गिरे तड़प रहे थे। वशा ने रेत की तरफ फूंक मारी और वो तीनों रेत के तूफानी बगुले की लपेट में आ गए। ऐसी रेत जिसके जरे अनगारों की तरह दहक रहे थे। इन तीनों के जिस्म झुलसते रहे। सहरा के सुनाटों में उनकी चीखें गूंजती रहीं। शिकार खेलने वाले अजल का शिकार हो गए। वशा के भयानक रूप ने फिर इस तितली का रूप ले लिया और वो हवा में कहीं गुम हो गई। सहरा के लोगों ने मर्दखोर गधों के गोल देखे तो उनका माथा ठनका और वो जीप के टायरों के निशानात पर चलते हुए इस जगह पहुंच गए। तीन नौजवानों की झुलसी हुई लाशें देखी तो वो दम बखुद हो गए। कुछ नौजवानों ने आगे बढ़कर लाशों की तलाशी ली। उनके मोबाइल से उनके रिश्तेदारों को उनकी हलाकत के बारे में मतला किया। चोलिस्तान के कुछ लोगों ने उन लाशों को उनके वालिदैन तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर लिया। लाशों को कफन में लपेटकर ताबूत में बंद किया जा रहा था तो एक बुजुर्ग जो किसी गहरी सोच में गुम लाशों की तरफ देख रहे थे, शमून की लाश के करीब आए। समझ नहीं आ रहा कि इन तीनों को किसने मारा है। इन तीनों की मौत बहुत अजीब तरीके से हुई है। अगर उनका कत्ल किसी इंसान ने किया है तो ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि उनकी लाशें उनकी जीप के करीब मिली हैं। जंगल के इस खतरनाक तरीन हिस्से में ना तो किसी और गाड़ी के निशानात मिले और ना ही किसी इंसान के। कोई जंगली जानवर होता तो उनकी चीर फाड़ करके रख देता, मगर उनको तो किसी ने जला दिया। लाश पर कफन लपेटे हुए नौजवान ने शमून की गर्दन से कपड़ा पीछे किया। ये देखिए, किसी जानवर ने उसकी गर्दन पर दांत गाड़ के उसे हलाक किया है। बुजुर्ग ने आगे बढ़कर शमून की गर्दन की तरफ देखा तो इसकी आंखें खौफ से फैल गई। इसने दांतों के दो निशानों के दरमियान उंगली रख के पैमाइश की और फिर अपने सामने के दांतों के अतराफ के बड़े दांतों के दरमियान में वही उंगली रखी। पैमाइश एक जैसी थी।
बुजुर्ग के हाथ कांपने लगे, आंखें बाहर को अबल पड़े, वो खौफ से चलाने लगा, जितनी जल्दी हो सके इन लाशों को इस सहरा से ले जाओ, ये किसी भटकी हुई शैतानी रूह का शिकार हुए हैं, लोगों को इकट्ठा करो, मिलाद का एहतमाम करो, हम कुरान पाक पढ़कर इज्तिमाई दुआ मांगेंगे, हमारे सहरा से किसी शैतानी रूह का गुजर हवा है। नौजवान ने हड़बड़ा के कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जी, जो कह रहा हूँ वो करो, इससे पहले कि वो रूह किसी और का शिकार कर ले। बूढ़ा बैसाखी का सहारा लेते हुए सर्द खाने से बाहर आ गया। नौजवान ने जल्द अज जल्द लाशों को उनके वरसा तक पहुंचा दिया। 3 घरों पर सदमे की बिजलियां गिर गईं। शमून की लाश पर मातम करती हुई मां नीम बेहोशी की हालत में चारपाई पर सर रखे रो रही थी। खबरें सुनकर जब मारिया वहां पहुंची तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। शमून से 1 रोज पहले ही तो इसकी बात हुई थी और ये सब कैसे हो गया। रात के 12 बज रहे थे। सोगुअरी माहौल में बैन करती औरतों की दिल खराश आवाजें गूंज रही थी। मारिया ने शमून की मैयत को करीब से देखा तो वो बुरी तरह झुलसा हुआ था। उसकी माँ को तो अपनी होश नहीं थी, मगर लाश के करीब बैठी हुई औरतें सरगोशी के अंदाज में खसर फसर कर रही थी। इसके अलावा इसके 2 दोस्त भी मरे हैं। तीनों की अमवात एक ही अंदाज में हुई है, गर्दनों पर 2 दांतों के निशान और जिस्म झुलसे हुए। अगर तीनों जंगली जानवरों का शिकार हुए तो उनके जिस्म कैसे झुलस गए। दूसरी औरत ने कानों को हाथ लगाया, अस्तगफार पढ़ो, मुझे तो ये कोई काले जादू का चक्कर लगता है। मारिया ने औरतों की बातें सुनी तो घबराहट से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने आगे बढ़कर कफन का कपड़ा शमून की गर्दन से पीछे किया तो इसकी गर्दन पर वाकई 2 दांतों के निशान थे। फवाद के वालिद हसब मामूल रात को 8 बजे ऑफिस आए, एमन के साथ खाना खाया और अपना लैपटॉप लेकर बैठ गए और नेट पर अपने शेयर्स चेक करने लगे। एमन कुछ फैक्टर्स लेकर बेड पर बैठ गई। वकार अहमद ने लैपटॉप पर नजर जमाए ही एमन से बात की। क्या बात है, आजकल तुम्हारी एनजीओ की कोई मसरूफियत नजर नहीं आ रही, क्या औरतों के मसाइल खत्म हो गए हैं? एमन सरसरी से लहजे में बोली, मेरा अपना दिल नहीं लगता, अब इन कामों में अजीब सा अधूरापन आ गया है मेरे अंदर। मेरी अपनी फ्रस्ट्रेशन खत्म होगी तो ही दूसरों के मसाइल हल करूंगी। वकार अहमद ने लैपटॉप छोड़कर एमन की तरफ देखा, ये कौन से पैक्टस लेके बैठी हो, क्या है उनमें? एमन पैक्टस को हाथों से छूने लगी। उनमें फवाद के नए सूट हैं। जब मैं फवाद के लिए वीना का हाथ मांगने अपने भाई के घर गई थी तो मैंने पहले ही फवाद की मंगनी के लिए नए सूट ले लिए थे। मुझे मालूम नहीं था कि भाईजान इनकार कर देंगे। पता नहीं भाईजान ने मुझसे ऐसा क्यों किया। इन्होंने वीना का रिश्ता आरिफीन से तय कर दिया है। आरिफीन भी तो उनकी बहन का ही बेटा है। हैसियत में भी हम दोनों बहनों में कोई खास फर्क नहीं है, फिर ऐसा क्यों? वकार अहमद उठकर एमन के करीब बैठ गए। कैसी बातें कर रही हो, सिर्फ हैसियत और ताल्लुक ही सब कुछ नहीं होता, बेटी के मामले में बहुत कुछ देखना पड़ता है। एमन सर झुकाए रोने लगी। मेरा फवाद यहाँ होता तो मैं जैसे तैसे भाई को मीना ही लेती, मैं भी अपने बेटे के अरमान पूरे करती। किस कदर बजिद था वो वीना के रिश्ते के लिए, और आज वीना किसी और की हो गई है। अगले जुमा वीना और आरिफीन की मंगनी है। वकार अहमद ने इसके आंसू पहुंचे। तुम इस तरह परेशान मत हो, खुदा को यही मंजूर होगा। मैं अभी मायूस नहीं हुआ, इंशाअल्लाह हमारा फवाद जरूर वापस आएगा और हम इसके लिए वीना से भी अच्छी लड़की ढूंढेंगे। एमन ने वकार अहमद के शाने पर सर रख लिया। इसकी भीगी आंखों में ख्वाब तिलमिलाते रहे थे कि एक दिन इसका बेटा वापस आएगा और वो अपने सारे अरमान पूरे करेगी। वीना अपनी होने वाली सास यानी पप्पू के साथ मंगनी के लिए शॉपिंग में मसरूफ थी। वीना बहुत खुश थी। फवाद को उसने एक कजिन से ज्यादा कभी कुछ नहीं जाना। आरिफीन से भी शादी का फैसला इसके वालिदैन का था और वो इस फैसले पर खुश थी। आरिफीन इस्लामाबाद के एक होटल में मैनेजर था। उन दिनों वो 2 हफ्ते के लिए घर आया था। मंगनी के बाद उसे वापस जाना था। अजरा और वीना के घरों में तैयारियों में 1 हफ्ता कैसे गुजरा पता ही ना चला। मंगनी का दिन आन पहुंचा। रात का फंक्शन था। 8:30 बजे के करीब घर मेहमानों से खिच्चाखच भर गया, मगर अभी तक इसके ससुराल वाले नहीं पहुंचे थे। एमन और वकार अहमद भी अभी तक अपने घर में ही थे। बेगम जल्दी करो, हम लेट हो गए हैं। वकार अहमद गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ गैरेज की तरफ बढ़ा। एमन तैयार होकर अपने बेडरूम से निकली तो उसने अपने बेडरूम की लाइट ऑफ कर दी और बेडरूम का दरवाजा बंद करके किचन की तरफ बढ़ी जहां मुलाजिम काम में मसरूफ था। वो मुलाजिम को समझाने लगी, बाबा घर का ख्याल रखना, रात का फंक्शन है, हमें देर हो सकती है। जी बीबी आप बेफिक्र रहीं, मुलाजिम ने कहा। उसी दौरान एमन के बेडरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। एमन ने फौरा कमरे की तरफ देखा। कमरे की लाइट ऑन हुई। एमन ने ताज्जुब से अपने हाथ में थामी हुई बेडरूम की चाबी की तरफ देखा। चाबी तो मेरे पास है तो अंदर कोई किस तरह जा सकता है?
इसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसे खदशा हवा कि कोई चोर अंदर घुस गया है। वो दौड़ती हुई वकार के पास गई, इसकी सांस फूल गई। वो क्या हवा? वकार अहमद ने पूछा। अंदर हमारे बेडरूम में कोई है, मुलाजिम होगा। नहीं, वो तो किचन में है, एमन घबराई हुई बोली। मैं देखता हूँ। वकार अहमद ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और कमरे की तरफ बढ़ने लगा। एमन ने उसे रोका। तुम ना देखो, पुलिस को फोन करो, मुझे देखने तो दो। वकार अहमद बेडरूम तक गया। बेडरूम का दरवाजा बाहर से लॉक था और कमरे की लाइट्स भी ऑफ थी। वकार अहमद ने सवालिया नजरों से एमन की तरफ देखा तो एमन बल्ला तामुल बोली। मैंने लाइट ऑफ करके दरवाजा लॉक कर दिया था, मगर जब मैं मुलाजिम से बात कर रही थी तो उसी दौरान किसी ने कमरे का दरवाजा खोला और लाइट ऑन की। मैं दौड़ती हुई आपके पास चली गई। वकार अहमद चिढ़कर बोला, कैसी अहमकों जैसी बात कर रही हो? चाबी तुम्हारे पास है और तुम कह रही हो कि दरवाजा किसी ने खोला था। मुलाजिम वकार अहमद के करीब आया। साहब जी, बेगम साहिबा ठीक कह रही हैं, मैंने भी देखा है। चाबी दो। वकार अहमद ने एमन से चाबी ली और दरवाजा खोलकर कमरे की लाइट ऑन की। हर चीज अपनी जगह सलीके से पड़ी थी। एमन की तसल्ली के लिए उसने नकदी और जेवर चेक किया, सब कुछ पूरा था। इसने तहम्मुल से एमन को समझाया, कमरे से कोई चीज नहीं गायब हुई और अगर कोई शख्स कमरे से भागता तो मुझे दिखाई दे देता। तुमने किसी को कमरे के आसपास या कमरे से निकलते देखा है? नहीं, एमन खोई खोई सी बोली। फिर भी एक दफा में और मुलाजिम सारा घर चेक कर लेते हैं। वकार अहमद ये कहकर मुलाजिम के साथ छत पर चला गया। इसने छत से सड़क पर दूर दूर तक नजर दौड़ाई, उसे ऐसी कोई निशानी ना मिली जिससे पता चले कि घर में कोई आया था। वकार अहमद और एमन मुलाजिम को घर में छोड़कर वीना की मंगनी में चले गए। वीना अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। इसकी मंगनी की तकरीब में इसके वालिदैन ने कोई कसर न छोड़ी। मंगनी का इनेकाद मैरिज हॉल में किया गया था। सभी मेहमान पहुंच गए थे, मगर वीना के ससुराल वाले अभी तक नहीं पहुंचे थे। वीना सजी हुई कुर्सी पर बैठी बहुत खूबसूरत लग रही थी। एमन ने वीना को देखा तो इसकी आंखें इसके चेहरे पर ही ठहर गईं। वीना को देखते ही फवाद के ख्याल ने उसकी आंखें भर दी। अजरा ने एमन को देखा तो बहन के दिल के जज्बात को भांप गई। वो इसके करीब आई और इसके शानों पर बानही हाल करते हुए उसे वीना के पास ले गई। वीना के साथ सोफे पर दोनों बहनें बैठ गईं। अजरा ने एमन का हाथ वीना के हाथ के ऊपर रखा और बहुत प्यार से बोली, आप समझी, आरिफीन ही आपका फवाद है और ये आपकी बहू है। एमन अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराने लगी। खुदा तुम्हें और आरिफीन को हमेशा खुश रखे। इसने वीना के सर पर प्यार दिया और फिर अजरा से मुखातब हुई, आरिफीन और उसके वालिद कहाँ रह गए हैं? दोनों अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बाजार से कुछ चीजें लेनी थी, बस वही लेते होंगे। मेरी बात हुई है, बस आ जाएंगे कुछ देर तक, अजरा ने बताया तो एमन हंस पड़ी। ये मामले ही ऐसे होते हैं, एन वक्त तक ही चीजें बाजार से आती रहती हैं। लड़कों ने रिकॉर्ड ऑन कर दिया और पॉप म्यूजिक पर महुए रक्स मंगनी की तकरीब को परमजा बनाने लगे। वो सब डांस करने वाले लड़कों के गर्द दायरे में जुमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनकी हौसला अफजाई करने लगे। वीना अपनी जगह अकेली बैठी मुस्कुरा रही थी। वो दायरे की सूरत में जुमा लोगों की तरफ देख रही थी। उसे लड़कों का डांस नजर नहीं आ रहा था। इसने फेरुजी कलर का लहंगा पहना हुआ था जिस पर नगीनों का काम था। इसने लहंगे से मैच करके नगीनों का सीट पहना हुआ था। तालियां बजाते हुए लोगों के हुजूम में वीना को फवाद दिखाई दिया जिसने बादामी रंग की शेरवानी और पाजामा पहना हुआ था। शेरवानी पर जरी का काम था। वीना की सरासीमा नजरें इस तरफ ही ठहर गईं। फवाद का वो सरापा वजूद लोगों में से इस तरह गुजर गया जैसे हुआ गोया वो सिर्फ वीना को ही दिखाई दे रहा था। लोगों के हुजूम में से निकला तो वो जिंदा इंसान की तरह मादी वजूद दिखाई दे रहा था। सनसनाहट के झटके से वीना का पूरा जिस्म थरथरा गया। वो जूं वीना के करीब आ रहा था इसकी थरथराहट बढ़ रही थी। वो वीना के सामने खड़ा हो गया। वीना भी फवाद की तरफ मबहूत नजरों से देखती हुई खड़ी हो गई। स्पीकर पर अनाउंसमेंट होने लगी, इस हाल से कोई बाहर ना जाए। फवाद, तुम जहाँ कहीं हो हमारे सामने आ जाओ। हाल में जैसे सुकूत छा गया। लोग अपनी जगह पर जामिद हो गए। पुलिस सोल्जर्स हाल के दरवाजे पर खड़े हो गए। फिजा में सियाह धुएं की बदली सी नमूदार हुई। हाल में किसी किस्म की आतिशज़दी इस्तेमाल न होने की वजह से वो धुआं लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया था। धुएं की वो बदली हुआ में तैरती हुई हाल के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। वकार अहमद की भी नजर उसी पर थी।
धुएं की वो बदली हुआ में फैलती हुई दरवाजे से बाहर चली गई और फिर वो सियाह धुआं हुआ में बिखर कर कहीं गायब हो गया। उसी दौरान वीना की आवाज वकार अहमद की समाज से टकराई। अंकल, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं आपको ये बनाना चाहती थी कि फवाद का जिस्म हवाई था। वकार अहमद की पूरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। क्या कह रही हो? जी अंकल, मेरा यकीन करें, जब अम्मी मेरे करीब आई तो फवाद का हवाई रूप ऐसी ही सियाह बदली में तहलील हो गया था जैसी अभी फिजा में नमूदार हुई थी। वकार अहमद खामोश खड़ा वीना की तरफ देख रहा था। इसका जहन वीना की बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। एमन जज्बाती अंदाज में वीना से बोली, मेरा फवाद जिंदा है, इसका जिस्म हवाई कैसे हो सकता है? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? वकार अहमद एमन के शानों पर बाजू हाइल करते हुए उसे सोफे तक ले गया। वीना को कोई वहम हुआ है, तुम खुद को संभालो, हमारा बेटा हमें जरूर मिल जाएगा। कुछ देर के बाद आरिफीन और इजाज भी आ गए। उनके सामने किसी ने फवाद की बात नहीं की बल्कि इस वाकया को नजरअंदाज करके रस्म की तैयारी में मसरूफ हो गए। आरिफीन और वीना ने एक दूसरे को मंगनी की अंगूठी पहनाई। अजीज व अकारिब ने दूसरी रसूमात निभाई। फंक्शन रात गए जारी रहा। दूसरे रिश्तेदारों ने तो इस तकरीब में बहुत एंजॉय किया मगर वीना जिसकी मंगनी थी वो बुझी बुझी सी थी। ऐसी ही हालत एमन और वकार अहमद की भी थी। एक अजीब सा खदशा उनका सीना चीर रहा था। रात के 1 बजे तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। तमाम रिश्तेदार अपने अपने घरों को लौट गए। एमन और वकार अहमद भी अपने घर आए तो मुलाजिम ने दरवाजा खोला। वकार अहमद तो बाथरूम में कपड़े चेंज करने चला गया मगर एमन अलमारी खोलकर बरकी सरत से कुछ ढूंढने लगी। वो बौखलाई कपड़ों को अलट पलट कर रही थी। वो सारे कपड़े निकाल निकाल कर जमीन पर फेंकने लगी। वकार अहमद ने अपने कफ का बटन बंद करते हुए ताज्जुब से एमन की तरफ देखा। ये क्या तरीका है अलमारी से कपड़े निकालने का? एमन को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो अपने काम में महू थी। उसने सारा खाना खाली कर दिया फिर अलमारी के बाकी खानों से कपड़े निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लगी। उसने सारी अलमारी खाली कर दी और फिर अपने दोनों बाजू सीधे करके अपने हाथ अकड़ा लिए और गलूगीर लहजे में बोली, वह बादामी शेरवानी अलमारी में नहीं है जो मैंने फवाद के लिए खरीदी थी। मेरा बेटा फवाद घर आया था, उसी ने यहाँ से वो शेरवानी ली और जेब तन की। कैसी बातें कर रही हो एमन, खुद को संभालो। एमन ने अपनी भीगी हुई आंखों से वकार अहमद की तरफ देखा। वीना ने तो वो शेरवानी नहीं देखी थी तो फिर कैसे? उसने बताया कि फवाद ने बादामी शेरवानी पहनी थी और इस पर ब्राउन धागे और गोल्डन तले का काम था। इस पर वकार अहमद सोच में पड़ गया। ये सब बातें समझ से बालातर थी। उसने एमन के बालों को सहलाया। खुदा पर भरोसा रखो, जाओ जाके चेंज कर लो। एमन धीरे धीरे कदमों से चलती हुई बाथरूम तक पहुंच गई। वकार अहमद के जहन में वीना का जुमला बार बार गूंज रहा था, अंकल, फवाद का जिस्म हवाई था, इसका जिस्म सियाह धुएं में तब्दीली हो गया था। वकार अहमद के जहन में सियाह धुएं की इस बदली का ख्याल भी आने लगा। फिर इसका जहन माजी के दरीचों को दोहराने लगा। जब चरस भरे सिगरेट पीने पर वकार अहमद ने फवाद के चेहरे पर जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था तो चीख कर बोला था, डैडी, इस धुएं में कभी आपका बेटा भी धुआं हो जाएगा। इस ख्याल से उसके जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। उसने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए, या अल्लाह, जो मैं सोच रहा हूँ वो ना हो, मेरा बेटा जिंदा हो। जफर अपने बाहर के मामूलात नपटा के अपने मुल्क वापस आ गया। वो मारिया के साथ शमून के घर वालों से तजियत के लिए उनके घर गया। शमून की बेवक्त और अजीब मौत सबके लिए पहेली बनी हुई थी। जफर को मारिया की हालत पर तशवीश हो रही थी कि शमून की मौत से वो इस कदर खौफजदा क्यों है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? जफर ने शमून के वालिद से पूछा। शमून के वालिद ने गलोगीर लहजे में कहा, हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से किया पुलिस कातिल को ढूंढ भी ले तो हमें कौन सा हमारा बेटा वापस मिल जाएगा। मुझे आपसे हमदर्दी है मगर मैं जानना चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बात सामने आई है। शमून के वालिद ने लंबा सांस खींचा। रिपोर्ट में 2 बातें सामने आई हैं। एक ये कि किसी जंगली जानवर ने उनके जिस्मों से खून चूस लिया और दूसरी बात ये कि उनके जिस्म झुलसने से उनके दिल सिकुड़ गए। उनके जिस्मों पर कोई आतिशगीर मवाद इस्तेमाल नहीं हुआ, उनके जिस्मों से सिर्फ रेत मिली है। गोया कि रेत इस कदर गर्म हो गई थी कि उनके जिस्म झुलस गए। ऐसा कैसे मुमकिन है? चोलिस्तान के इस जंगल के करीबी इलाकों के लोगों के कहने के मुताबिक जब इन लोगों ने लड़कों की लाशें उठाई तो रेत इस कदर गर्म नहीं थी और न ही ऐसा मुमकिन है कि रेत से कोई झुलस जाए। और फिर दूर दूर तक न कोई ऐसा जंगली जानवर नजर आया और न ही ऐसी निशानी मिली जिससे मालूम हो कि इन तीनों के अलावा वहाँ कोई और भी था।
ये सब बताते हुए शमून के वालिद फूट फूट कर रोने लगे। जफर ने उनके हाथों पर अपना हाथ रख लिया। हिम्मत रखे, खुदा को यही मंजूर होगा। तीनों लड़कों की मौत वाकई बहुत अजीब तरीके से हुई है, मगर आप पुलिस की तफ्तीश में उनकी मदद करें, मामले की तह तक जाएं। मुझसे जो कुछ हो सका मैं करूंगा। जफर और मारिया 2 घंटे उनके घर गुजारने के बाद घर आ गए। रात 12 बजे के बाद जरगाम अपनी गाड़ी में निकला। शहर के मोहल्ले और गलियां सुनसान थी। लोग घरों में गहरी नींद सो रहे थे। सड़कों पर बहुत कम गाड़ियां नजर आ रही थी, मगर जिस टूटी फूटी सड़क वाला रास्ता जरगाम ने इख्तियार किया, वहां इसकी गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी नहीं थी। वो थोड़े से सफर के बाद जिस सड़क पर था वो शहर के वसी कब्रिस्तान की तरफ जाती थी। वो सड़क तो हमेशा से ही रात 12 बजे के बाद सुनसान हो जाती थी। कब्रिस्तान के करीब पहुंचकर जरगाम ने गाड़ी रोक ली। वो गाड़ी से उतरा। उसने पैंट शर्ट जेब तन की हुई थी। उसने गाड़ी से काला शापर निकाला और वो शापर लेकर कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। कब्रिस्तान के शुरू में लाइट लगी थी, जो कब्रिस्तान के मध्यम से अंधेरे को दूर करने के लिए काफी नहीं थी। जरगाम ने सियाह शापर से टॉर्च निकाली। उसने टॉर्च ऑन की और शापर से सियाह चोगा निकाल लिया। उसने शापर जमीन पर रखा और सियाह चोगा पहन लिया। चोगे की कमर की तरफ एक टोपी सी लटक रही थी, जिसे उसने अपने सर पर पहन लिया। सियाह गाउन के साथ लगी हुई इस टोपी ने न सिर्फ इसका सर छुपा दिया, बल्कि इसकी आंखों तक लटकने लगी। वो टॉर्च की धीमी सी रोशनी की मदद से आगे बढ़ रहा था। यह कब्रिस्तान कई 100 साल पुराना था। कई 100 साल पुरानी कब्रें नेस्तु नाबूद हो चुकी थी और उनमें नए मुर्दे भी दफनाए जा चुके थे। कई 100 साल पुराने मुर्दों की रूहें अब भी इस कब्रिस्तान में भटक रही थी। वो खास नजरें जो इन रूहों को देख सके आम इंसानों के पास नहीं थी, मगर जरगाम जैसा शैतान अपनी ताकत, अपने उलूम और तजर्बे की बुनियाद पर अपने आसपास भटकने वाली रूहों को महसूस कर सकता था। बज़ाहिर महसूस होने वाले सुनाटे में कितनी आहू बका, कितनी चीखें टकरा रही थी। वो बेखौफ मुख्तलिफ कब्रों पर टॉर्च की रोशनी डालता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ कब्रें इंतहाई खस्ता हाल थीं, जिनमें पड़े हुए इंसानी हड्डियों के ढांचे साफ दिखाई दे रहे थे। जरगाम एक ऐसी ही खस्ता हाल कब्र के करीब रुक गया। उसने सियाह शापर से एक रुई की बनी हुई गुड़िया निकाली और जमीन पर आलती पालती मार के बैठ गया। उसने खरपी की मदद से खस्ता हाल कब्र के पास थोड़ी जमीन खोदी और इस गुड़िया को जमीन में इस तरह दफन किया कि उसका सर बाहर रह गया, बाकी धड़ मिट्टी में दफन हो गया। उसने लोहे की एक पन ली और इस गुड़िया के माथे पर घसीट दी। इस अमल के बाद वो आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसने गुड़िया पर खून का और इसके ऊन से बने हुए बालों को आपस में गिरह लगा दी और फिर भयानक अंदाज से उठ गया।